हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यादान में। विद्यादान चैनल आपको CHSL के लिए 2025-2024 का जो प्रीवियस पेपर है उसका इंग्लिश और मैथमेटिक्स का प्रीवियस पेपर आपको सॉल्यूशन दे रहा है, कंप्लीट डेट वाइज, शिफ्ट वाइज। इंग्लिश में खुद MK मिश्रा आपको ड्रिल कर रहा हूं और मैथमेटिक्स RJ सर के द्वारा, रोशन झा सर के द्वारा आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा अपील कर दूं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्रों को भी सब्सक्राइब कराएं, सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, अपना सुझाव जरूर दीजिए। और हमारा ऐप है कॉम्पिटिशन प्रो, जिस पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GKGS सभी सब्जेक्ट का फाउंडेशन और सुपर फाउंडेशन कोर्सेस स्टूडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है। अतः आप उसको अवेल कर सकते हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो आप हमारे ऐप कॉम्पिटिशन प्रो को जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए शुरुआत करता हूं सेशन का। करें कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। उस पार्ट को चुनना है जिस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। थोड़ा सा सोचा जाए। ये कह रहा है कि द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये बनावट कहीं गलती नहीं है, छात्रों का हुजूम। एलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, छात्रों का हुजूम साथ में प्रिंसिपल भी थे। वर डिस्कसिंग द प्रेजेंटेशन फॉर द एनुअल फंक्शन, वे एनुअल फंक्शन के प्रेजेंटेशन को डिस्कस कर रहे थे। एक जरा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट का पार्ट कितना है तो दो है, एक है द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरा है द प्रिंसिपल। ये जुड़े किससे हैं तो अलॉन्ग विद से। यहाँ पर पैरेंथेसिस का रूल कहता है कि यदि कोई दो सब्जेक्ट आपस में एज वेल एज, अलॉन्ग विद एंड नॉट, रेदर देन, एक्सेप्ट, लाइक, इन एडिशन टू, accompanied by, अनलाइक, टुगेदर विद, इन सब से जुड़ जाए तो आपका पेरेंट सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट होता है। यानी सारा का सारा वर्ब, अरेंजमेंट, प्रोनाउन सब कुछ फर्स्ट पार्ट के अनुसार होगा। अब हमारा ऑप्शन क्या होगा तो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का फॉर्मेट सिमिलर है, अतः वर नहीं वज का प्रयोग होना चाहिए। तो बोलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ इडियम का सेंस देना है, जरा सा देखा जाए। अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट का अर्थ होता है स्वास्थ्य लाभ। याद रखा जाए, यह स्वास्थ्य लाभ का बात हो रहा है। ये भला चंगा के सेंस में भी यूज करते हैं, भला चंगा। अब ऑप्शन देखा जाए, एट होम रेस्टिंग, घर पर आराम नहीं, ऐसा सेंस नहीं है। डूइंग एरांड्स, बड़ी बड़ी मिस्टेक करना, भूल करना, ऐसा सेंस नहीं होगा। इसके बाद क्या है तो एबल टू मूव अराउंड आफ्टर इलनेस, हाँ बीमारी के बाद फिर वापसी करना, यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस, नहीं, जगह जगह भ्रमण करना, ऐसा सेंस नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ का मैटर है, ऑप्शन नंबर कौन बनना, बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, कह कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर OWS का क्वेश्चन है। ध्यान दिया जाए क्या होना चाहिए, ए स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज ओवरली कॉम्प्लेक्स, लिखने का वह अंदाज जो जटिल प्रक्रिया हो, मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखना, घुमावदार तरीके से लिखना, एक तरह से कहिए कि लिखने में अपनी पांडित्य को दर्शाना। विद लॉन्ग सेंटेंसेस एंड मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स, जिसमें कि लंबे लंबे सेंटेंस हो और जटिल वर्ड्स का यूज किया गया हो, आपको डिफिकल्ट वर्ड यूज किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में यानी लिखने की ऐसी प्रक्रिया को जो जटिल तरीके से लिखी गई हो उसको क्या कहा जाए। ऑप्शन देखा जाए, देखिए सेंटिमेंटलिज्म क्या है तो सेंटिमेंटल का अर्थ होता है भावुक, तो सेंटिमेंटलिज्म हो गया भावुकता। तो ऐसी स्थिति में ये भावुकता से इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो सेंस का बात हुआ, ये ऑप्शन नहीं। आगे कह रहा है क्या कि रोमांटिसिज्म, ध्यान दिया जाए, रोमांटिसिज्म होता है प्रकृतिवाद, नहीं तो स्वच्छंदवाद, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या है तो ये है प्राकृतिवाद या स्वच्छंदवाद।
इसके बाद क्या है, तो विकिपीडियन वर्ड होता है, ये होता है पांडित्य कला। पांडित्य कला, ध्यान दें, अच्छी लेखन या जटिल लेखन प्रक्रिया को कहा जाता। अच्छा, आगे बात कर रहा हूं, एक्सप्रेशनिज्म क्या है, तो एक्सप्रेशन का अर्थ होता है हाव भाव, प्रस्तुति, व्याख्या। तो उसी से अब इसका एक्सप्रेशनिज्म आ गया, तो इसमें कहें प्रस्तुतिवाद कह सकते हैं, प्रस्तुतिवाद कहें, या किसी चीज का एक्सप्रेशन आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो यहाँ से स्क्रिप्टेलियन वर्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना, सी। नेक्स्ट कह रहा है कि द डॉक्टर सेड, यहाँ पर इनडायरेक्ट वॉइस, एक तरह से कहिए इनडायरेक्ट नरेशन। आपको देखकर यहाँ कहीं दुविधा में मत पड़िएगा, आपके स्टेटमेंट को भी एक तरह से वॉइस ही कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ बनाना है। आपको पता है कि चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो, आपको 4 चीजों पर ध्यान देनी है। प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और यूज ऑफ कंजंक्शन। अगर आप ये 4 चीजों को बैलेंस करना जानते हैं, तो चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाइए, आसानी से आपका नरेशन बन जाएगा। देखा जाए, यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, तो कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट कंजंक्शन लगा दिए। इफ यू किसके लिए है हुजूर, तो यू सेकंड पर्सन होता। और सेकंड पर्सन में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इफ यू फॉलो ए बैलेंस डाइट यू विल फील बेटर। यहां यू किसी व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर नहीं है, यहां सैद्धांतिक बात हो रही है कि यदि आप अपना खाद्य रूटीन को, खाने के रूटीन को बेहतर ढंग से अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप बेटर फील करेंगे। तो ये किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकता है। तो मान लिया जाए कि यू को हम किसी में भी आई, वी, ही, सी, वन कुछ भी बना सकते। यहां पर क्या है, तो फॉलो हो गया किस चीज में, तो फॉलोड में। विल क्या हो गया, तो वुड हो गया। अब ध्यान दिया जाए, यहां पर ऑप्शन क्या है, यहां पर इफ यू फॉलो, ज्यों का त्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया, गलत है। द डॉक्टर सेड दैट इफ ही या सी, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, फॉलोड ए बैलेंस डाइट ही या सी वुड फील बेटर, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर ऑप्शन और देखें, द डॉक्टर सेड दैट इफ वन फॉलोज, नहीं, द डॉक्टर सेड दैट इफ वन फॉलोड ए बैलेंस डाइट वन वुड फील बेटर, ये सही होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल बात हो रही है। और यूनिवर्सल के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम वन का प्रयोग करेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। यानी वन मतलब कोई भी, यदि कोई व्यक्ति बेहतर अपना डाइट रूटीन फॉलो करता, तो वो बेटर फील करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए, डी। यहां देखा जाए, फिर है कि द स्टूडेंट सेड, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, स्टूडेंट के लिए हो जाएगा ही, हैव क्या बन जाएगा, तो हैड बीन हो जाएगा। और स्टडिंग दिस के जगह क्या हो जाएगा, तो दैट, टॉपिक फॉर वीक्स। बट आई के जगह फिर ही होगा। और स्टिल डू नॉट के जगह क्या हो जाएगा, तो डिड नॉट। अंडरस्टैंड द फाइनल कॉन्सेप्ट, विच इज के जगह क्या होगा, तो वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब ऑप्शन देख लीजिए, बन जाएगा द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड बीन, सही है। स्टडिंग दैट टॉपिक, दैट दिस दैट में सही है, फॉर वीक्स, बट ही स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये भी सही है, डू नॉट डिड नॉट में बदल गया। द फाइनल कंसेप्ट विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यही आंसर होना चाहिए। यहां देखिए, स्टूडेंट सेड है, यहां हैज बीन कर दिया। जब मेन क्लोज पास्ट टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग, फिर दिस टॉपिक कर दिया, जबकि दिस दैट में बदलना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग दैट टॉपिक फॉर वीक्स, बट ही स्टिल डज नॉट कर दिया, जो कि डिड नॉट में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखा जाए, which of the following pairs of homonyms can be used to fill in the blanks most suitably। यहां पर कुछ होमोनिम्स दिए गए हैं। होमोनिम्स जानते होंगे, श्रुति संविनार्थक शब्द जो सुनने में, प्रोनाउंसिएशन में सेम जैसा हो।
एक जैसा हो लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं। अब उनके सहारे ये हमको फिलर बनाना है। देखा जाए, पहला देखा जाए ये काउंसल क्या होता है, तो काउंसल का अर्थ होता है सलाह देना, सलाह देना। इसी से काउंसलिंग सुनते होंगे। काउंसिल क्या होता है, तो ये समिति होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, तो ये पूरक होता है। कोई चीज पूरा करने वाला है, आप लोग सब्जेक्ट वर्ब इसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, तो ये पूरक है। इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या है, तो ये प्रशंसा है, ये तारीफ है। ध्यान दिया जाए, ये ही सेम आ गया। फिर आगे देखा जाए ऑप्शन, आफ्टर द बैंक्वेट, भोजन के बाद, द होस्ट गेव टू द सेफ फॉर डिशेस। कह रहा है कि भोजन के बाद जो होस्ट था, जो आयोजक था, वो उस सेफ को, जो भोजन बनाने वाला था, उसका तारीफ किया, तो उसको गेव कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, COMPLIMENT। और डिशेस, जो भोजन वो तैयार किया उसके लिए उसका तारीफ किया, दैट ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट द इवनिंग्स थीम, जो कि आसानी से इवनिंग थीम पर आधारित, यानी उसी को पूरा कर रहा था, इवनिंग थीम पर जो आधारित था। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट सेकंड में सही है, आंसर हो गया सी। करे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, यहाँ सिनोनिम चुनना है। ऑब्डुरेट का अर्थ क्या है, तो जिद्दी है, ये हठी के रूप में यूज होता, अटल के अर्थ में यूज होता। वेग का अर्थ होता है अस्पष्ट, ये धुंधला का बात करता है। ध्यान दिया जाए। स्टबर्न का भी अर्थ होता है जिद्दी, ये भी होता है हठी। ऑब्स्क्योर भी होता है अस्पष्ट, ध्यान दिया जाए, ये भी धुंधला है। एम्बिग्यूअस का भी अर्थ होता है अस्पष्ट, ये होता है अनेकार्थी, जिसका कोई स्पष्ट अर्थ न निकले। तो अब ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका स्टबर्न, चूंकि बातें सिनोनिम्स की हो रही है। आशा करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बात करता हूं, विच सेंटेंस कंटेन्स अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखा जाए कौन सा पार्ट में स्पेलिंग सही है। मेनी एक्सपेक्टेड सही है, कई लोगों ने एक्सपेक्ट किया। द न्यू मिलेनियम, MILLENI, यही गलती हो गया, डबल इन होना चाहिए। मिलेनियम टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, ये ऑप्शन नहीं होगा। ही डिड नॉट वांट टू embarrass himself, कह रहा है क्या कि वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है अपने को बेइज्जती कराना। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द न्यू मिलेनियम सेलिब्रेशन, तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पर मिलेनियम MILLENIUM, यहाँ मिलेनियम सही है क्या, सब में मिलेनियम ही है, तो हाँ देखिए यहाँ डबल एम करके गलत कर दिया। यहाँ पर मिलेनियम में क्या यूज किया, तो एल सिंगल कर दिया। आंसर आपका कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब, सही वर्ब चुन, यहाँ पर फिलर भरना है। ध्यान दें, रीट्रीट का अर्थ होता है दोहराना, रटना, राग अलापना। क्लैरिफाई का अर्थ होता है स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। व्याख्या करना, व्याख्या करना। आगे क्या है, तो डिफ्लेक्ट का अर्थ होता है भ्रमित करना, मोड़ देना, मोड़ना, मोड़ना, या ये कहें भ्रमित करना, किसी चीज को गलत दिशा में, अलग दिशा में ले जाना। अज्यूम का अर्थ क्या है, तो यह है स्वीकारना भी होता है, मानना भी होता है, अवधारणा पालना भी होता है। अजम्पशन इसी से बना है। ऑप्शन देखा जाए, सी हर पोजीशन ऑन द इशू, इस मुद्दे पर उसने अपना स्थिति साफ किया। ओनली आफ्टर परसिस्टेंट इंक्वायरीज फ्रॉम द मीडिया, मीडिया से लगातार जो उससे पूछताछ किया गया, उसके बाद उसने अपना जो दायरा था उस मुद्दे पर अपना स्थिति को स्पष्ट किया। तो सीधे सीधे सी
क्लैरिफाइड हर पोजीशन होना चाहिए, दोहराने से यहाँ लेना देना नहीं, यहाँ पर मोड़ना और अज्यूम से कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पैसिव वॉइस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। द न्यू इंटर्न हैड फॉरगॉटन टू स्विच ऑफ द ऑफिस लाइट्स बिफोर लीविंग। नया जो इंटर्न है वो भूल गया था स्विच ऑफ करना। ध्यान दिया जाए, स्विच ऑफ करना भूल गया था ऑफिस का लाइट को। अब एक बात हमको बताया जाए, यहां पर दो ऑप्शन आया, द न्यू इंटर्न हैड फॉरगॉटन, वो भूल गया था। क्या भूला था? तो टू स्विच ऑफ द ऑफिस लाइट। अब इसको यदि हम पैसिव बनाएंगे तो हमको द ऑफिस लाइट को यहां से उठाना पड़ेगा। तो अब हमें ऑप्शन बना कि द ऑफिस लाइट वर फॉरगॉटन टू बी स्विच्ड ऑफ। ऑफिस लाइट्स को भूल गया। यहाँ हैड फॉरगॉटन है, तो ऑप्शन देखा जाए कि वेयर फॉरगॉटन यहाँ ऑप्शन कर दिया, जो गलती है। द ऑफिस लाइट्स हैड बीन फॉरगॉटन टू बी स्विच्ड ऑफ, ये सही हो जाएगा बाय द न्यू इंटर्न बिफोर लिविंग, ये ऑप्शन सही है। यहाँ हैज बीन लगा दिया, जबकि यहाँ हैड फॉरगॉटन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द ऑफिस लाइट्स हैड फॉरगॉटन, हैड फॉरगॉटन तो एक्टिव रह जाएगा, इसका पैसिव होगा हैड बीन फॉरगॉटन। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। यहाँ एंटोनिम लिखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्कार्सिटी का अर्थ होता है कमी, इसका अर्थ होता है तंगी, इसका अर्थ होता है अभाव। ध्यान दिया जाए, किसी चीज का शॉर्टेज जो होता है वो स्कार्सिटी होता है। अब ऑप्शन देखा जाए, शॉर्टेज की हो गया क्या चीज? तो कमी या अभाव। ध्यान दें, अबंडेंस का अर्थ होता है प्रचुरता, प्रचुरता, पर्याप्त। लायक का मतलब ही होता है कमी, कमी या अभाव। अच्छा, डेफिशिएंसी मतलब ही होता है कमी, अभाव। अब ऑप्शन क्या होगा? ये तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे, एकमात्र यही एंटोनिम हुआ, क्योंकि ये कमी का बात कर रहा, ये प्रचुरता का बात कर रहा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करता हूं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ एंटोनिम चुनना है। यूबिक्विटस का अर्थ क्या होता है? तो ये सर्व विद्यमान होता है। ओमनी प्रेजेंट जो आप समझते हैं, उसी ओमनी प्रेजेंट को ही यूबिक्विटस कहा जाता है। सर्व विद्यमान कहें या सर्वत्र कहें, हर जगह कहें। रेयर का अर्थ क्या होता है? तो यदा कदा, यदा कदा, हाँ, या कहें रेयर बराबर अकस्मात कहीं, अकस्मात कहीं। ट्रुथ का मतलब क्या है? तो यह सच्चाई का बात करेगा। एक्यूरेसी क्या है? ये सटीकता का बात करता है, एग्जैक्ट पॉइंट का बात एक्यूरेसी करता है। इसके बाद ऑथेंटिसिटी का भी अर्थ होता है वास्तविकता होता है, यह असलियत के सेंस में होता है। आप ऑथेंटिक जानते होंगे। ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ यूबिक्विटस है, सर्व विद्यमान, हर जगह मिलने वाला। रेयर है, ज्यादा कदा कहीं मिलने वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या बना? ए। यहां पर देखा जाए फिर कह रहा है कि इनडायरेक्ट नरेशन है, इसको डायरेक्ट वॉइस में यानी डायरेक्ट नरेशन में बदलना। आपको पता है ना, मैं बोला हूं अभी कि प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और यूज ऑफ कंजंक्शन, इन्हीं चार चीज पर ध्यान देना है। तो द बॉय टोल्ड हिज टीचर, दैट हटाकर कमा इन्वर्टेड कमा हो गया। अब देख रहे हैं दैट कंजंक्शन था, उसको हटाकर कमा इन्वर्टेड कमा कर दिए। तो ही बॉय के लिए आया है, इसका मतलब कि ये फर्स्ट पर्सन था जो सब्जेक्ट के अनुसार बढ़ा है, तो आई होना चाहिए। कुड किस में बदल गया? तो कैन में। आई कैन नॉट अटेंड स्कूल दैट डे, तो दैट डे किस में बदलता है? यानी टुडे दैट डे में बदला है, बिकॉज फिर आई हो गया तभी था। हैड बीन हो गया हैव बीन। फीलिंग अनवेल सिंस द प्रीवियस इवनिंग, प्रीवियस किस में बदलते हैं? तो लास्ट इवनिंग के या यस्टरडे इवनिंग के द्वारा जोड़ेंगे। एंड हिज मदर नहीं, माई मदर वाज की जगह इज। अब फॉर हिम नहीं, मी,
अब ऑप्शन ढूंढ ले, अगर इतना आपको जितना बदलाव है मिल गया तो वही ऑप्शन होना चाहिए। आई कैन नॉट सही है, अटेंड स्कूल टुडे, ठीक है, टुडे तक यहां पर हम बोले थे। बिकॉज आई हैव बीन, ये भी सही है। आई हैव बीन फीलिंग अनवेल सिंस यस्टरडे, यस्टरडे को प्रीवियस इवनिंग हो सकता है, यस्टरडे इवनिंग, ये भी सही है। एंड माई मदर, ये भी सही है, वॉज इज में बदला है, इज वेटिंग फॉर मी, द बॉय सेड टू हिज टीचर, ये आंसर सही है। अब थोड़ा बाकी को देखा जाए, आई कुड नॉट कर दिया, वो कैन नॉट होना चाहिए था। मस्ट का यहाँ सवाल नहीं, यदि ऑप्शन में कुड दिया है तो क्वेश्चन में, आई कैन नॉट अटेंड स्कूल टुडे बिकॉज आई हैड बीन छोड़ दिया, जो हैव बीन होना चाहिए, तो ऑप्शन कौन बना, ए होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देखिए, all the committee members was divided over the final decision। ध्यान दिया जाए, जितने भी कमिटी के सदस्य थे वो आपस में भिन्न मत के थे, यानी आपस में मतभेद रखते थे इस फाइनल डिसीजन पर। तो ऑल द कमिटी मेंबर्स, ये बिल्कुल बनावट सही है। कमिटी या तो लिखो कि ऑल द कमिटी सीधे, और नहीं तो मेंबर्स की बात होगी तो ऑल द कमिटी मेंबर्स सही है, और वॉज नहीं, वर डिवाइडेड होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो ऑप्शन देखिए, ऑल द कमिटी मेंबर लगा दिया, जो मेंबर्स होना चाहिए, क्योंकि ऑल लगाया है तो प्लूरल नाउन होगा। ऑल द कमिटी मेंबर्स वेयर डिवाइडेड, यही ऑप्शन होगा। यहाँ ऑल द कमिटी नहीं होगा, या तो अकेला कमिटी रहता तो एक बार सोचते, हैव का तो सवाल ही नहीं है यहाँ। कमिटी कभी कमिटीज में बदलेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन बना, बी। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है कमिटी, अतः कमिटी अपने आप में सिंगुलर, अपने आप में प्लूरल होता है। कमिटी इज भी सही है, कमिटी आर भी सही है। कमिटी एज ए होल बात करेंगे तो इज होगा, और कमिटी से उसके सदस्यों का बात होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सिनोनिम चुनना है। रिकॉन्डाइट का अर्थ होता है गुड़, गुड़, ध्यान दें, रहस्यमय, रहस्यमय, पेचीदा, जो चीज समझ से परे हो रिकॉन्डाइट है। ध्यान दे, कंटेंटेड का अर्थ क्या है, तो ये संतुष्ट के सेंस में होता है। अब्स्ट्रूज मतलब ही होता है गूढ़, रहस्यमय। ध्यान दिया जाए, चीयरफुल बराबर है आनंदित। प्लेजेंट का अर्थ होता है सुखद। ऑप्शन हमारा क्या होगा, अब्स्ट्रूज होना चाहिए। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ध्यान दिया जाए ये एक्टिव है, इसका पैसिव चुनना है। यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, यू हो गया सब्जेक्ट, मस्ट कंप्लीट हो गया वर्ब, द असाइनमेंट हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर रख लेंगे, तब यहां से बनाएंगे कि द असाइनमेंट, तब हो जाएगा मस्ट बी कंप्लीटेड, क्योंकि बी प्लस भी थ्री पैसिव होता है। ऑप्शन देख लीजिए, तो द असाइनमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड, आंसर तो निकल गया। द असाइनमेंट मस्ट बीन कंप्लीटेड कैसे संभव है, ये संभव नहीं है। यहाँ मस्ट कंप्लीटेड तो डायरेक्ट बी फॉर्म प्लस भी थ्री होगा। हैव बीन का भी जगह नहीं, क्योंकि यहाँ मस्ट के बाद V1 यूज हुआ है। फिर इज आ मस्ट, ये तो संभव ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। Identify the part of the sentence that contains a grammatical error। उस वर्ड को चुनिए जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। थोड़ा सा विचार कीजिए। She spoke so fastly that the audience struggled to follow her explanation। उसने इतना तेज वो बोली कि ऑडियंस को उसके एक्सप्लेनेशन को फॉलो करने में स्ट्रगल करना पड़ा। तो शी स्पोक सही है, लेकिन सो फास्टली नहीं, फास्ट। फास्टली ये समझिए कि पूरे इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। फास्ट खुद एडजेक्टिव होता है, खुद एडवर्ब होता है। ही इज अ
फास्ट बॉलर, यहाँ बॉलर नाउन है, फास्ट एडजेक्टिव है। दिस इज अ फास्ट ट्रेन, ट्रेन नाउन है और फास्ट एडजेक्टिव है। लेकिन कह दूं कि दिस ट्रेन रन्स फास्टली तो गलत होगा, सही होगा दिस ट्रेन रन्स फास्ट, यानी फास्ट खुद एडजेक्टिव होता है, खुद एडवर्ब होता है, तो फास्टली वर्ड गलत है। बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। सही प्रेपोजिशन यहां फिल करना है। द रिसर्चर्स अकाउंटेड एवरी पॉसिबल रिस्क। रिसर्चर्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं हर रिस्क के लिए। बिफोर पब्लिशिंग द फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आने से पहले, रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले रिसर्चर्स ही उसका जिम्मेदारी लेंगे या वही जिम्मेदार होते हैं। तो ध्यान दिया जाए, यहां रिसर्चर्स अकाउंटेड, उन्होंने जिम्मेदारी लिया, तो अकाउंट फॉर होता है किसी चीज का जिम्मेदारी लेना, अकाउंट फॉर, या ध्यान दिया जाए अकाउंटेबल फॉर, अकाउंटेबिलिटी सुनते होंगे, जिम्मेदारी जो अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर लेता, हमेशा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए फिक्स प्रीपोजिशन है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ध्यान दिया जाए, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, क्या होगा? वन शुड डू वंस ड्यूटी इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। हर किसी को अपना ड्यूटी करना चाहिए, उसी स्थिति में भी जब कोई ना देख रहा हो तो भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए। तो कह रहा है कि वन शुड, वन किस सेंस में है? तो एवरीबॉडी, एनीबॉडी के सेंस में है। वन जब पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आता है, याद रखा जाए, वन कैन डू दिस वर्क, यानी कोई भी ये काम कर सकता है। वन शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स, हर किसी को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। तो वन का प्रयोग जब एवरीबॉडी एनीबॉडी के सेंस में हो तो इसका पोसेशन वंस होता है। और वंस के लिए अपोस्ट्रोफ एस में नहीं, वन में होना चाहिए, यानी वंस का प्रयोग होना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ऑप्शन ए सही है। ये वंस गलत है, इसका तो कहीं लेना देना ही नहीं, ये वंस एडवर्ब हो गया, ये ऑप्शन नहीं। अब वन के लिए देयर तो संभव ही नहीं, वंस होगा, ऑप्शन नंबर ए। विच सेंटेंस कंटेन्स अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर स्पेलिंग का पैटर्न आ गया, याद आ रहा होगा जिसमें अभी मिलेनियम का ऑप्शन चुने थे, वैसे ही इसमें भी कोई ऑप्शन होगा। देखिए, वी डिसाइडेड टू ट्राई अ फेमस रेस्टोरेंट, वी डिसाइडेड सही है, टू ट्राई अ फेमस भी सही है, रेस्टोरेंट RESTAURANT बिल्कुल स्पेलिंग सही है, नियर द रेलवे स्टेशन। हमने डिसाइड किया कि जो प्रसिद्ध जाना माना जो रेस्टोरेंट है रेलवे स्टेशन के नजदीक, हम वहां जाएंगे। यहां देखिए दैट रेस्टोरेंट, ये स्पेलिंग गलती हो गया, यहाँ TUA कर दिया, जबकि रेस्टोरेंट में TAU होता है, यह स्पेलिंग गलती है। यहां देखिए RESTAU RE कर दिया, जो गलती है RA होना चाहिए। और यहां पर देखिए सीधे रेस्टोरेंट कर दिया, जबकि TAU होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं पैसेज की दुनिया में, ध्यान दिया जाए। देखिए पैसेज को करे कि इंडियाज रिलेशनशिप विथ चेस इज टाइटली बाउंड टू इट्स कल्चरल लेगेसी। भारत का जो संबंध है चेस के खेल से, वो भारत के कल्चरल लेगेसी से जुड़ा हुआ है, हमारे विरासत से जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कृति में ही वो खेल है जिसका नाम है चेस। एज द गेम फर्स्ट नोन एज चतुरंगा, इस गेम का सबसे पहला नाम था हमारे देश में चतुरंगा। ओरिजिनेटेड ऑन द सब कॉन्टिनेंट मोर देन 1000 years ago, और हमारे ही यहाँ उपमहाद्वीप पर भारत में ही यह 1000 साल से भी पहले यह भारत में इसका ओरिजिन है, यानी यह खेल जो है हमारे यहाँ 1000 साल पहले
हजारों साल पहले के ये 1000 साल से ज्यादा पहले ये भारत में इसका उत्पत्ति हुआ। What began as a strategic model of warfare gradually transformed into Satranj under Persian influence and then traveled west, eventually taking the form of modern chess. कह रहा है कि what began, जो शुरू हुआ या शुरू किया गया, began में अपने आप पैसिव का सेंस होता है। What began as a strategic model of warfare, जो शुरुआत में युद्ध का, एक तरह से कहिए युद्ध का प्रोटोटाइप के रूप में वो था, जो कि युद्ध के रणनीति के रूप में जो पहले शुरुआत हुआ, वो बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया शतरंज के रूप में, पर्शियन इन्फ्लुएंस में। हाँ, ध्यान दिया जाए, पर्शियन लोग थे उनके प्रभाव में आकर यह शतरंज में कन्वर्ट हो गया। एंड देन ट्रेवल्ड वेस्ट, और उन्हीं के माध्यम से ये पश्चिम में चला गया, यानी पश्चिमी देशों में गया। इवेंचुअली टेकिंग द फॉर्म ऑफ मॉडर्न चेस, और अंततः आज का जो चेस है उस फॉर्म में आ गया। इन कंटेम्पोररी टाइम्स, उस वक्त भारत में इंडियाज राइज ऑन द वर्ल्ड चेस स्टेज was propelled by the meteoric emergence of Viswanathan Anand in the late 20th century. ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि इन कंटेम्पोररी टाइम्स, आज के दौर में भारत का जो राइज हुआ चेस में वर्ल्ड लेवल पर, यानी वर्ल्ड क्षितिज पर जब जो भारत का चेस में जो स्थिति आई, वो was propelled, उसको आगे बढ़ाया गया। किसके द्वारा? तो विश्वनाथन आनंद के गहन अध्ययन, या कहिए कि विश्वनाथ आनंद के बेहतर खेल के वजह से फिर चेस भारत में, यानी भारत के लिए कह रहा है कि वो प्रसिद्धि प्राप्त किया इन द लेट 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के अंत में विश्वनाथन आनंद ने इसका फिर से पहचान दिलाया। ही इज अ स्मूथ डायनेमिक अप्रोच blending tactical sharpness with positional understanding brought him the World Chess Championship on multiple occasions and motivated an entire generation of players. ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि उनका स्मूथ, बड़ी सुगमता से जो उनका डायनेमिक अप्रोच था, जिसमें कि वो एकदम शातिर तरीके से चाल चलते थे, अपना पोजिशनिंग रखते थे, पोजिशनिंग की उनकी जो समझ थी, उसके वजह से वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप उन्होंने भारत में लाया, यानी उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता। एक बार नहीं, कई बार जीता, और ये नई जनरेशन को, इस खेल के नए जनरेशन को मोटिवेट उन्होंने किया, यानी विश्वनाथन आनंद ने प्रेरित करने का काम किया अपनी उपलब्धि से। आनंद्स अचीवमेंट also encouraged a stronger institutional support, resulting in a surge of tournaments, academies, and grassroots programs across the country. आनंद का जो उपलब्धियां हैं वो संस्थागत तरीके से इसमें सपोर्ट को बढ़ावा दिया। यही नहीं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स को यहाँ पर आयोजन कराया गया, एकेडमीज खोले गए। यही नहीं, ग्रास रूट पर प्रोग्राम्स किए गए पूरे के पूरे देश में, यानी चेस को बढ़ावा दिया गया। The 21st century has seen prodigies like Ramesh Babu Pragnandha, G. Gukesh, and Nihal Sarin excel internationally, strengthening India's reputation as a major contender in team events such as the चेस ओलंपियाड। 21वीं सदी ने देखा है भारत में बहुत सारे चेस के बौद्धिक क्षमताओं को, जिसमें कि रमेश बाबू हैं, रमेश बाबू प्रगनांधा नाम है, इसके बाद डी गुकेश, आप लोग नाम सुने होंगे इनका, इसके बाद निहाल सरीन, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना
बढ़त कायम रखे और इंडिया का रेपुटेशन जो है वो आगे बढ़ाए एक बड़े कंटेंडर के रूप में, साथ ही साथ टीम इवेंट्स के रूप में, टीम के रूप में भी ये लोग काम किए, जैसा कि चेस ओलंपियाड ने भी इन लोग टीम के रूप में खेले। एट द सेम टाइम digital platforms have accelerated player development by allowing young talents to train and compete with grandmasters worldwide, sharpening their strategic acumen from an early age. ध्यान दिया जाए करें कि साथ ही जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वे भी यहाँ भारत में इस खेल के डेवलपमेंट को गति दिए हैं, वे लोग भी बढ़ावा दिए हैं, उनसे मदद मिला है। कैसे? तो बाई अलाउइंग यंग टैलेंट्स, युवा टैलेंट्स को अच्छा ट्रेनिंग देने के माध्यम से, इसके बाद कंपीट विथ ग्रैंड मास्टर्स, जो ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड वाइड है उसमें कंपीट करने का मौका मिला डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। शार्पेनिंग देयर स्ट्रेटजिक अक्यूमन, अक्यूमन होता है कुशाग्रता, वे अपना रणनीतिक कुशाग्रता जो है वो बढ़ाए, यानी सोच को और प्रखर बनाए। यहाँ पर फ्रॉम एन अर्ली एज, छोटे ही स्तर पर, बच्चे स्तर से लोगों को पहचान मिलने लगी। यहाँ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन्हें मदद की। टुडे इंडिया इज नॉट ओनली recognized as the birthplace of chess but also as a key force influencing its global future. आज भारत को केवल चेस का जन्मदाता के रूप में नहीं याद किया जाता, नहीं पहचाना जाता, बल्कि यह पूरे वैश्विक स्तर पर एक बहुत प्रभावी चेस के प्लेयर्स या चेस प्लेयर्स का एक गढ़ के रूप में माना जाता। दिस जर्नी, यह जो जर्नी है फ्रॉम एंशियंट इन्वेंशन टू मॉडर्न इनोवेशन, ये जो जर्नी है जो प्राचीन से लेकर आज वर्तमान में जो हमारा विश्व पटल पर जो हम छाए हैं, ये पूरा जर्नी हाईलाइट्स द नेशंस लास्टिंग एंड एवॉल्विंग कंट्रीब्यूशन टू द चेस वर्ल्ड। वो हाईलाइट करता है इस देश के भविष्य को, इसके योगदान को, इसके इतिहास को, इसके योगदान को चेस के वर्ल्ड में वो दर्शा रहा है। ये जर्नी इतिहास से लेकर वर्तमान तक कि भारत ने चेस के लिए बड़ा योगदान दिया है। The phrase sharpening their strategic acumen from an early age functions as, जो फ्रेज है कि इसके तहत उनकी रणनीतिक कुशाग्रता को बल मिल रहा, तो ये शार्पेनिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया है। जैसा देखा जाए नाउन क्लोज है तो नहीं, नाउन नहीं है, पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव क्लोज माना जाएगा। देखा जाए एडवर्बियल फ्रेज है तो नहीं, एडवर्ब नहीं होते, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं। अब्सोल्यूट फ्रेज नहीं, पार्टिसिपल फ्रेज यही होगा, चाहे पार्टिसिपल फ्रेज कहिए या पार्टिसिपल फॉर्म को ही एडजेक्टिव फ्रेज। आइडेंटिफाई द वॉइस इन व्हाट बिगैन एज अ स्ट्रेटजिक मॉडल ऑफ वॉरफेयर, जिस चीज की शुरुआत हुई स्ट्रेटजिक मॉडल के रूप में वॉरफेयर का, तो ये शुरुआत हुई। एक बात बताइए, कोई चीज अपने शुरुआत हो गया कि शुरुआत किया गया? तो यहां पर जिस चीज का शुरुआत किया गया है यानी पैसिव सेंस होना चाहिए। देखिए बिगिन जो वर्ड है ये एक्टिव भी सेंस रखता है और पैसिव भी सेंस रखता है। जो चीज अपनी शुरुआत हो जाए, शुरू हो जाए, ध्यान दिया जाए वहां पर, जैसे वाटर फ्लो बिगैन, तो अब ऐसी स्थिति में अपने आप वाटर फ्लो बाहर निकला, वाटर फ्लो चल दिया, तो ऐसी स्थिति में वहां एक्टिव सेंस है। अब जरा सा सोचा जाए, यहाँ व्हाट बिगैन, जो चीज शुरू हुआ, तो जो चीज शुरू हुआ अपने नहीं किसी के द्वारा किया गया, तो ये पैसिव सेंस है। तो अब ऑप्शन देखिए, एक्टिव वॉइस नहीं है, ये बाई सेंस पैसिव है, और स्ट्रक्चर में एक्टिव है और बाई सेंस पैसिव। द वर्ड मेटेरिक मोस्टली नियरली मीन्स, मेटेरिक का अर्थ क्या होता है? तो सूक्ष्म होता है, ध्यान दे, सूक्ष्म होता है, खास होता है। अब ऑप्शन देखिए, रैपिड एंड स्पेक्टाकुलर चलेगा, स्पेक्टाकुलर हो सकता है, खास। स्लो एंड स्टेडी नहीं, वीक एंड अनसक्सेसफुल, कमजोर और असफल नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, साधारण भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करता हूं, द वर्ड अक्यूमन
अक्यूमन बोला हूं, बुद्धि का तीक्ष्णता, कुशाग्रता, कुशाग्रता होता है, बौद्धिक यानी मेंटल शार्पनेस को अक्यूमन बोला जाता है। अब ऑप्शन देखिए, शार्पनेस इन अंडरस्टैंडिंग सही है, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ से इसका लेना देना नहीं, लाउड एंड अग्रेसिव बिहेवियर, जोरदार हंगामा नहीं, केयरलेसनेस लापरवाही से भी रिलेटेड नहीं, ऑप्शन नंबर ए। डेवलपमेंट हैज मोस्ट boosted the growth of chess talent in India। कहा है कि सबसे ज्यादा भारत में चेस टैलेंट किस चीज के वजह से उसको बढ़ावा मिला, तो जरा सा सोचा जाए, इसमें मीडिया के माध्यम से दर्शा रहा है। याद करें मीडिया क्या था, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक्सपेंशन ऑफ बोर्ड गेम नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट इनेबल प्रैक्टिस विथ प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड, यही होना चाहिए। कंपल्सरी चेस क्लासेस नहीं, लेस फोकस ऑन इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आप लोग सेशन को, वीडियो को अपने दोस्त मित्रों में शेयर करेंगे, इस चैनल को, विद्यादान चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अपना सुझाव देंगे और लाइक करेंगे सेशन को। और हमारे ऐप कंपटीशन प्रो, जिसमें कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी चीज का कंप्लीट पैकेज स्टूडियो रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं, उसको आप सुपर फाउंडेशन फॉर्म में है, आप उसको अवेल करेंगे। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए कंपटीशन प्रो और अपने दोस्तों को भी डाउनलोड कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।